नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अर्बन अपडेट। मैं हूं आपके साथ आरती मिश्रा। फतेहपुर में सौभाग्य योजना के तहत बिजली लगाने का काम किया जा रहा था, लेकिन बीच में ही काम को आधे अधूरे में बंद कर दिया गया। जब इसके बारे में ग्रामीणों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सौभाग्य योजना के तहत 6000 की आबादी वाले इस गांव में बिजली लगाने का काम चल रहा था, लेकिन जिस कंपनी के द्वारा बिजली लगाने का काम किया जा रहा था उसने गाँव में कुछ जगह बिजली लाइन पुराने तारों से लगाकर काम कर रही थी कंपनी, और इसको लेकर लोगों ने विरोध किया, जिसके बाद कंपनी ने काम बीच में ही छोड़ दिया। इसके बाद कई ग्रामीणों ने लकड़ी के खंभे के सहारे बिजली के तार लगाए हैं और कई बार अधिकारियों से शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। बुलंदशहर में कूड़े के ढेर में आग लगने से निकलने वाले धुएं से राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन के सख्त मना करने के बाद भी खुले में कूड़ा डंप किया जा रहा है और जलाया जा रहा है। बताते चले कि किसानों पर पराली जलाने को लेकर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए गए हैं, तो वहीं नगर पंचायत की लापरवाही पर प्रशासन मौन बना है। इसको लेकर किसानों में भारी आक्रोश है। इस जहरीले धुएं से स्थानीय लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। ये जो है आग जल रही है, इससे किस तरह की परेशानी आ रही है? बहुत ज्यादा परेशानी है। यहाँ तक निकला भी नहीं जाता है, डांठ मार के निकल रहे हैं और सब किसानों का कोई भी चलता है उस पर जुर्माना होता है और नगर पालिका पर तो कोई जुर्माना नहीं है। ये किस नगर पालिका में आती है ये जगह? किस नगर पालिका में आ रही है ये पहाचू नगर पालिका। मेरा नाम साहब रविंदर सिंह है और ये मैं साहब यहाँ से निकल के आ रहा हूँ और देखिए ये नगर पालिका की इतनी बड़ी लापरवाही है सर। यहाँ पे शहरों में ये कचरा जला रहे हैं सर, और किसान लोग साहब जरा सा अगर पराली जला लेते हैं तो बड़ा दिक्कत होती है लोगों को, सरकार को, सबको। लेकिन सर ये बताइए कितनी बड़ी लापरवाही है सर। अब ये डांठा मार के साहब निकलना पड़ रहा है यहाँ से। कितनी मतलब गंदगी हो रही है, कितना प्रदूषण फैल रहा है, इसका कोई सुनने वाला नहीं है साहब, कुछ कोई कहने वाला नहीं है। भिंड के जिला अस्पताल परिसर में बने रैन बसेरे का लाइव टुडे की टीम ने जायजा लिया, जहां व्यवस्थाएं दुरुस्त नजर आईं। इसके साथ ही कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए सामाजिक दूरी के साथ बेड की अच्छी व्यवस्थाएं थी। रैन बसेरे में साफ सफाई की भी व्यवस्था रही। रैन बसेरे में रह रहे लोगों के लिए टेलीविजन की व्यवस्था भी की गई है। वहीं इंचार्ज सुरजीत सिंह श्रीवास्तव ने बताया कि यहाँ रुकने वाले लोगों को कोई परेशानी नहीं होती। जी बताएं, आपका क्या नाम है? सुजीत श्रीवास्तव, केयरटेकर। ये किस जगह रैन बसेरा स्थित है? जी हॉस्पिटल जिला चिकित्सालय में है। जी, तो आप यहाँ अभी चार्ज पे हैं? जी हम यहाँ प्रभारी हैं अभी, जी ड्यूटी पे हैं। तो आपके यहाँ कितने लोग रुक सकते हैं? हमारे यहाँ 10 पलंग हैं, 10 बेड हैं, 10 लोगों की रुकने की व्यवस्था है। अच्छा अच्छा, खाने पीने की व्यवस्था क्या रहती है? खाने पीने का हॉस्पिटल से रहता है। अच्छा, जिला अस्पताल से रहता है। हाँ। तो टीवी लगा है आपके पीछे, ये चलता है? हाँ टीवी चालू है मनोरंजन के लिए। लगभग कितने लोग रुकते होंगे, आते हैं कुछ? 10-12 लोग जाते हैं। जैसे ज़्यादा भी आ जाता तो अपन अपने पास एक्स्ट्रा करते हैं, तो अपन उनको जमीन पर भी लेटा बड़े हैं। भिंड के जिला चिकित्सालय भिंड में, जो जिला अस्पताल भिंड के परिसर में अटल आश्रय के नाम से एक रैन बसेरा बनाया गया है, जहां हम आपको दिखाएंगे कि साफ सफाई किस तरीके से इस रैन बसेरे में की गई है। बाकायदा कोविड के नियम को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंस के साथ पलंग को बिछाया गया है। यहाँ काफ़ी अच्छी साफ सफाई देखने को मिल रही है। यहाँ जो लोग रुकते हैं उनके मनोरंजन के लिए एक टीवी स्क्रीन भी लगाया गया है, जिसपे उनका मनोरंजन हो सके। चार्जिंग की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाओं से लैस ये रैन बसेरा है भिंड का, और जो कि जिला अस्पताल के प्रांगण में ही स्थित है। इसका नाम अटल आश्रय के नाम से रखा गया है। काफ़ी दिनों से संचालित है। यहाँ लोग रुकते भी हैं और आराम से, कोई भी उनको दिक्कतें नहीं होती हैं, किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है उनको। दूसरी चीज़, यहाँ के जो प्रभारी हैं रैन बसेरे के, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ दिन में 3 बार झाड़ू लगती है, पोंछा लगता है, साफ सफाई और कोविड का विशेष ध्यान रखा जाता है। वहीं सैनिटाइजर मास्क अलाउ किया है, बिल्कुल कंपलसरी रखा है। अगर कोई सैनिटाइजर या मास्क के बिना आता है तो उसको एंट्री नहीं दी जाएगी रैन बसेरे के अंदर। लाइव टुडे के लिए आदित्य द्विवेदी, भिंड। चमोली के विकासखंड नागनाथ पोखरी में नगर पंचायत की भारी लापरवाही के कारण न सिर्फ पूरा शहर विषैले धुएं के चपेट में है, बल्कि एक बड़ा वन क्षेत्र भी पूरी तरीके से नष्ट हो गया है। दरअसल 5 गांव के कूड़े को पोखरी मुख्यालय के गोदी बैंड पर इकट्ठा किया जाता है और फिर इसे निस्तारण के लिए इस पर आग लगा दी जाती है।
पिछले दिनों कूड़े पर लगाई गई आग से यहां मौजूद बांज के पेड़ भी भेंट चढ़ गए और शहर में बीचों बीच इस कूड़े के डंप होने से क्षेत्र में दुर्गंध फैलती है। इसके साथ ही लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं, लेकिन तहसील प्रशासन और वन विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इससे लोगों में काफी आक्रोश है और लोगों का कहना है कि कुछ अराजक तत्व पेड़ों पर आग लगा देते हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये कुछ शरारती तो तुम्हारा बार बार जो है इस कूड़ा स्थल पे जो है आग लगाई जा रही है जी, और हमारे द्वारा बार बार जो है इस आग को बुझाया जा रहा है जी। हमारे कर्मचारी और स्वयं मैं भी जो है मौके घटने पे जाके हम कल 3 घंटे में जो है हमने उस वहाँ की जो है आग बुझा पाए हैं जी। उससे पहले भी जो है आग लगी हुई थी जी जी, और उससे पहले भी हमारे कर्मचारियों द्वारा जी जी, आग बुझाने का काम किया गया है। बड़ी खेदजनक स्थिति है कि पोखरी नगर पंचायत 4-5 गांवों का कूड़ा इकट्ठा करके सफाई के नाम पे और पोखरी बाजार के नज़दीक गोदी बैंड में डालती है। घना बांज का जंगल था वहाँ पे, अगल बगल अभी भी है, और उन्होंने उस कूड़े को आग लगा करके और बहुत ही नुकसान प्रकृति को किया है। लगभग 40 के करीब पेड़ सूख चुके हैं, लोग काट करके ले जा रहे हैं। प्रयागराज में माघ मेले को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। हालांकि सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी श्रद्धालु संगम की रेती पर आएंगे उनको कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा। वहीं कोरोना काल में काफी नुकसान उठा चुके नाविक अब माघ मेले की तैयारियों में जुट गए हैं। संगम किनारे करीब 2000 से अधिक नाव वाले हैं जो कि माघ मेले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नाविकों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान 4 महीने तक श्रद्धालु संगम की रेती पर बिल्कुल नहीं आए थे, जिसकी वजह से उनको काफी नुकसान भी हुआ था। श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने के लिए नाविक अपनी नाव को नवीनीकरण के कार्य में जुटे हैं और इस बार जो भी श्रद्धालु नाव में बैठेंगे उनको लाइफ सेविंग जैकेट के साथ साथ मुंह पर मास्क और हाथों को सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। आप देख सकते हैं कि नावों की तैयारियां, कलरफुल पेंटिंग्स वगैरह सब चलने लगी हैं नाव पे, और नाव का जो भी मरम्मत स्टार्ट हो चुका है कि मेले के मद्देनजर देखते हुए, और कोविड-19 का इस समय भरपूर वो किया जा रहा है, जी पालन किया जा रहा है, जिसके कारण कि नाविक संघ के तरफ से नाविक लोग ने हैंड सैनिटाइजर्स और मास्क और लाइफ जैकेट वगैरह यात्रियों के लिए उनके सुविधाओं के देखते हुए बोट पे अनिवार्य कर दिया गया हम लोगों ने कि अपने कोविड-19 के गाइडलाइन की पूरी पालन किया जाए। और अपनी नावें आप देख सकते हैं कि करीब 2 से 4 हज़ार नावें हैं यहाँ पे, और अभी तक पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, बाकी और तैयारियां हो रही हैं, और धीरे धीरे जैसे ही मेला आता जाएगा श्रद्धालु बढ़ते जाएंगे उस तरीके का पालन करते रहेंगे हम लोग। हमारी नाव सब प्रिंटिंग हो रहा, बन के तैयार हो रही है, चलने के लिए चलेंगे, और अपना जो यात्री को बताएंगे कि इनको सैनिटाइजर लगा के हाथ धो के उनके बाद बैठाना है, बैठा के उनको लाइफ जैकेट पहना के उनको ले जाएंगे संगम में, यात्री को नहलाएंगे, फिर ले आके उनको उतारेंगे। देश के सबसे बड़े धार्मिक मेले माघ मेले की शुरुआत में बेहद कम समय का वक्त रह गया है। अगर हम बात करें तो 14 जनवरी से माघ मेले की शुरुआत हो रही है। ऐसे में अब नाव वाले भी तैयारियों में जुट गए हैं। हम मौजूद है संगम तट पर। सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नाव वाले हैं या कहें कि नाविक हैं, वो अपनी नाव को नवीनीकरण कर रहे हैं, रंग रोहन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तैयारियां जो है नाव वालों की वो जोरों से चल रही हैं, और इस बार कोविड काल के चलते खास निर्देश दिया गया है कि गंदगी नहीं रहे, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे यहाँ पर नाव है, उस पर यहाँ पर काम चल रहा है। हालांकि इस बार खास बात ये रही कि नाव वाले जितने भी हैं वो लाइफ सेविंग जैकेट तो रखे ही रखेंगे, साथ ही साथ इस बार जितने भी श्रद्धालु नाव में आएंगे उनको मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ अपने हाथों को सैनिटाइज करके ही जो लोग हैं वो नाव पर बैठेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर संगम का ये नज़ारा है, और यहाँ पर जो नाव वाले हैं वो अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। हालांकि हर क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वो तैयारियों में जुटा हुआ है, क्योंकि बेहद कम समय का वक्त रह गया है। तो ऐसे में संगम तट पर नाव वाले एक बार फिर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रजा, लाइव टुडे, प्रयागराज। उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है, और कड़ाके की ठंड को देखते हुए सरकार ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में राहगीरों और गरीबों के लिए रैन बसेरे की व्यवस्था के आदेश दिए हैं।
इससे लोग ठंड से बच पाएंगे। और सरकार ने तो फरमान जारी कर दिया, लेकिन क्या सरकार के आदेशों का पालन हो रहा है या फिर केवल कागजी कार्रवाई की गई है? जब हमारे संवाददाता ने रैन बसेरों का जायजा लिया है तो क्या कुछ सामने आया है, इस रिपोर्ट में देखिए। सरकार के फरमानों की उड़ी धज्जियां, कड़कड़ाती ठंड में लोगों का हाल बेहाल, खुले आसमान के नीचे फुटपाथ पर सो रहे लोग, पन्नी और दफ्ती बिछाकर सो रहे बेघर लोग, रैन बसेरे में नहीं मिल रही जगह। ये तस्वीरें प्रशासन की लापरवाही को साफ बयां करती हैं। कड़कड़ाती इस ठंड में सड़कों पर पन्नी और दफ्ती बिछाकर सो रहे ये बेघर लोग प्रशासन की बेबसी को साफ बयां करते हैं। सर छुपाने के लिए ये लोग पेड़ों, फ्लाईओवर और मेट्रो के पुल का सहारा ले रहे हैं। ये तस्वीरें राजधानी लखनऊ की हैं, जहां सीएम योगी के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। राजधानी में कड़ाके की ठंड में सड़कों पर सोने को मजबूर हैं। इन बेबस लोगों के पास ना ही कंबल है और ना ही उन्हें प्रशासन द्वारा बनाए रैन बसेरे मिले हैं। प्रशासन बार बार ये कहता है कि ठंड को देखते हुए सभी तरह के इंतजाम कर लिए गए हैं और शहर में रैन बसेरों की पर्याप्त मात्रा भी है। साथ ही प्रशासन गरीबों को कंबल बांटने के भी दावे करता है। सर्दी बढ़ने के साथ ही बेघरों की दुश्वारियां भी बढ़ने लगी हैं। लेकिन इन सब के बेपरवाह नगर निगम प्रशासन अभी गहरी नींद में है। प्रशासन की खाना पूर्ति और लापरवाही के चलते बेघरों को व्यवस्था का कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। फुटपाथ की जिंदगी को मौसम के सर्द और प्रशासन के बेदर्द रवैये ने और भी तकलीफ दे बना दिया है। हाड़ कपा देने वाली दिसंबर की सर्दी में जहां लोग गर्म कपड़े और बंद दीवारों के बीच रहते हैं, वहीं यूपी की राजधानी में इन दिनों भरी सर्दी के बीच फुटपाथ पर बेसहारा लोग सो रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब राजधानी का ये हाल है तो बाकी जिलों का क्या हाल होगा। लखनऊ से उमेश मिश्रा की रिपोर्ट, लाइव टुडे। और फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है हल्दी चंदन के साथ एलोवेरा, नीम और बादाम तेल जैसी 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पूरे प्रदेश में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरमान तो जारी कर दिया, लेकिन कुछ जगहों पर सीएम के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कई अधिकारी ऐसे हैं जो योजनाओं के नाम पर केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं और इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। रिपोर्ट देखिए। सड़कें, सड़कों से उड़ती धूल, कहीं गड्ढों में सड़क तो कहीं सड़कों में गड्ढे। मरम्मत की आस में नौगढ़ महापाली मार्ग, प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनी सड़क। 3 सालों से सड़कों की हालत बद से बदतर। सांसद से लेकर विधायक और डीएम तक लगा चुके गुहार।
ये तस्वीरें यूपी के सिद्धार्थनगर जिले की हैं, जहां गड्ढा युक्त सड़क बनाने के लिए सीएम ने आदेश तो जारी कर दिया, लेकिन सिस्टम किस तरह शासन के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहा है, ये आप खुद देख सकते हैं। 3 साल से यहाँ की सड़कों की हालत बद से बदतर है। इस मार्ग को नौगढ़ महापाली मार्ग के नाम से जाना जाता है। इस सड़क को 7 साल पहले प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनाया गया था, लेकिन रख रखाव के अभाव में ये सड़क जर्जर हो चुकी है। पूरे मार्ग में बड़े बड़े गड्ढे हैं। अधिकतर जगहों में सड़क की गिट्टी उखड़कर गायब हो चुकी है। दर्जनों गांव के लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस मार्ग से आवागमन करते हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। जब इस मार्ग से जाने वाले राहगीरों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस बदहाल सड़क की मरम्मत के लिए वो कई बार स्थानीय सांसद, विधायक और जिलाधिकारी से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिलता है। बार बार शिकायत और अनुरोध के बाद भी कुछ नहीं हुआ। इस मार्ग से भारी संख्या में छात्र छात्राएं मुख्यालय, स्थानीय स्कूल जाते हैं, जिससे उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों की मांग है कि इस बदहाल सड़क की मरम्मत कराई जाए, जिससे आवाजाही में सुविधा मिल सके। पिछड़े जिलों में शुमार सिद्धार्थनगर जिले मुख्यालय से नजदीक में ही पुरानी नौगढ़ है और वहां से एक सड़क निकलती है जिसे नौगढ़ महापाली मार्ग कहा जाता है। आज हम आपको दिखाएंगे इस सड़क की जर्जर स्थिति और जो भी यहाँ राहगीर हैं उनसे भी हम बात करके इसको जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मार्ग पे चलने पे उन्हें किस तरह की परेशानियां होती हैं, कितनी दिक्कतें होती हैं और क्या इसका समाधान चाहते हैं। हमारे साथ कुछ राहगीर हैं जिनसे हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है इस मार्ग पर चलने के लिए। जी, आपका नाम क्या है? मंतोष पांडे। मंतोष, कितनी समस्याएं होती हैं? आए दिन यहाँ दुर्घटना होती रहती है, चलने में काफी दिक्कत आती है, लोगों को काफी समय देना पड़ता है इस रोड के लिए। रोड एकदम टूट चुका है, काफी दिनों से टूटा हुआ है, लगभग 5 से 7 वर्षों से टूटा हुआ है। ना विधायक इस पे ध्यान दे रहे हैं, ना हमारे यहाँ के सांसद भी ध्यान दे रहे हैं। राहगीरों को काफी समस्याएं हो रही हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम फिरोज अहमद है। फिरोज, कितनी समस्याएं आपको होती हैं? सर बहुत समस्या है, काफी साल से इस पे कुछ नहीं पड़ा है, जैसे का तैसा है पड़ा है और आने जाने में इतनी दिक्कत होती है कि पूछो ना। यहाँ तक कि स्कूली बच्चे भी पानी में हल्के आते जाते रहते हैं। जो भी गड्ढे हैं बहुत बुरी तरह फट चुके हैं और यहाँ कोई नहीं देखने वाला, ना संसद। कितने साल हो गया? सर 10 वर्षों से हो गया है, 10 वर्षों से। अच्छा, आप लोग कभी किसी से इसकी शिकायत किए? कभी बहुत धरना दिए, बहुत शिकायत किए। 2 बार जगदम्बिका पाल सांसद थे, वो उन्हीं के उसमें पार्ट टाइम में कभी नहीं, गिट्टी नहीं इस पे नहीं पड़ा कि किसी तरीके से बन जाए, किसी मसले का हल हो जाए। सर यहाँ हम लोग काफी परेशान हैं, यहाँ बहुत ज्यादा परेशान है। कोई आपके घर में हो जाता तो कैसे आके ले जाते होंगे? सर ऐसे ही जाते हैं, रास्ते में दम तोड़ देते हैं, कहाँ पहुँच पाते हैं, ऐसी दिक्कत होती है सर। एक और सज्जन है, उनसे भी बात करेंगे, वो क्या बताते हैं। जी, आपका शुभ नाम? रुपेश कुमार गुप्ता। रुपेश, कितनी समस्याएं होती हैं? सर यहाँ पे बहुत सी समस्याएं हैं, आप देख ही रहे हैं। सड़क देख लीजिए, नौगढ़ भरतपुर होके जाते हैं सब राहगीर, कितना चोटिल हो जा रहे हैं, जितना भी है सारी समस्या है। और उसके बाद में यहाँ पे आए दिन प्रतिदिन घटना होते रहती है। अभी आप महापाली गांव में देख लीजिए कितना गड्ढा है, आप देखे होंगे। आए दिन वहाँ पे आदमी गिरते रहते हैं, कभी न चोटिल भी हो जाते हैं। इतनी सारी समस्या हम लोग डीएम साहब के भी यहाँ दिए हैं और माननीय विधायक जी भी यहाँ दिए हैं, सांसद जी के भी दिए हैं, इस पे कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जी, तो आप लोग जब सांसद जी से मिले तो उन्होंने कुछ आश्वासन नहीं दिया? नहीं, कुछ नहीं आश्वासन दिए। बीच में विधायक जी आए थे देखने के लिए, उसके बाद विधायक जी ने कहा कि हम डीएम साहब से कह देंगे। आज तक वो डीएम साहब से भी नहीं कहे, लगभग 2-3 साल हो गए। कौन विधायक है? जी, श्यामधन निराही। तो इनसे आपकी बात हुई थी? जी, हमारी बात नहीं हुई थी, और लोगों से बात हुई थी। विधायक जी मौजूद वहाँ पे आए थे प्रतिनिधि के तौर पे। उसके बाद उन्हें हमारे समझ में नहीं आ रहा, वो गए, विधायक जी कहा कि हम डीएम साहब से कहेंगे। आज तक डीएम साहब भी देखने नहीं आया वहाँ पे। क्या चाहते हैं आप लोग इसके? हम लोग चाहते हैं सर पूरा सुरक्षित बन जाए, राहगीर को सबकी परेशानी दूर हो जाए। जो महिलाएं बच्चे स्कूल देख, अब स्कूल भी पास में ही है, आए दिन बच्चे गड्ढे में होके जाते रहते हैं। जी,
तो इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे कि लोगों ने ये आरोप लगाया है कि इस सड़क मार्ग को दुरुस्त कराने की आवश्यकता है। काफी वर्ष हो गए हैं इस जर्जर सड़क पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सड़क की हालत बेहद जर्जर है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन लोगों के कहने के बाद भी सांसद, विधायक, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, आखिर इस समस्या का समाधान कब तक निकालेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सद्दाम खान के साथ अनिल तिवारी, लाइव टुडे, सिद्धार्थनगर। प्रदेश सरकार लगातार यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के दावे करती है, लेकिन बलरामपुर जिले का जो हाल है उससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। यहाँ एक तो पूरे जिले में एक ही बस डिपो बनाया गया है और उसमें भी एक बस चलती है, जिससे स्थानीय लोगों को साथ यात्रियों को भी आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन इस और किसी का ध्यान नहीं जा रहा। रिपोर्ट देखिए। बलरामपुर भारत नेपाल सीमा क्षेत्र का काफी पिछड़ा हुआ जिला है। इस जिले में यातायात सुविधाओं के रूप में रोडवेज की बसें और ट्रेन का ही सहारा है। जिले भर में केवल एक बस डिपो बनाया गया है, जो काफी दिनों से काफी दयनीय स्थिति में चल रहा है। बसों की कमी के कारण यात्रियों को आने जाने में भी समस्या हो रही है। कोरोना काल के कारण ट्रेनों के संचालन में कमी के चलते लोगों को बस से जाने का ही एकमात्र सहारा है। ऐसे में बलरामपुर बस डिपो में एसी की केवल एक ही बस प्रतिदिन संचालित हो रही है, जिससे वातानुकूलित सुविधा का लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रहा। प्रतिदिन 3 से 4 ऐसी बसों के संचालन के लिए स्थानीय लोग लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसके लिए कोई निराकरण नहीं कराया गया है। एआरएम से बात की गई तो उनका कहना है कि एसी बसों के लिए शासन से मांग की गई है। उन्होंने स्वीकार भी किया कि एसी बस की संख्या कम से कम 3 से 4 प्रतिदिन होनी चाहिए, जिससे कि लोगों को वातानुकूलित यात्रा करने की सुविधा मिल सके। हालांकि बसों के साफ सफाई की व्यवस्था डिपो में अच्छी तरह से कराई जा रही है। एसी गाड़ी की तो एसी गाड़ी में हमने 2 ही गाड़ी इस डिपो में एसी है। तो सवेरे 5 बजे के समय पर हमने झांसी तक दिल्ली की और बम्बई के जाने वाले यात्रियों की सुविधा को देखते हुए, उससे कोरोना काल में बड़ा दबाव रहता था यहाँ झांसी का, तो हमने लगाया तो गाड़ियाँ सफल रही, बहुत अच्छा इनकम भी, बहुत अच्छा चल भी रही है। 2-1 गाड़ी और हमें इस डिपो की जरूरत है कि हम 10 बजे के पास या 3 बजे के पास नियमित चलावे, लेकिन वो गाड़ियाँ है नहीं, डिमांड कर रहे हैं। ये गाड़ी जैसे मिल जाएगी हम 2 गाड़ी और हमें बीच के दिनों में हमें डाल देंगे, दोपहर के पहले और दोपहर के बाद, ताकि यहाँ के लोगों को कोई असुविधा न हो। जो एसी जाना चाहे लखनऊ, कानपुर, वो प्राप्त मिलता है। मैं आपका लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। उसके बाद क्योंकि मेरे को भी यहाँ पे आने जाने में बहुत ये सब हो रही है। जैसे एसी बस का ऐसे ही मतलब बढ़ाना तो ज़रूरत है। क्यों मतलब आपका देखिए, मतलब ऐसे सरकारी बस में होती है, मतलब टाइमिंग कम होती है, उसी बीच में हो जाए तो उसका भी फायदा ही हो जाएगा। उसी बीच में जैसे 2 चलती है, उसी बीच में 4 हो जाए, कम से कम से पैसेंजर को दिक्कत नहीं होगी। क्या बोलते बसें के लिए बहुत दिक्कत होती है सवारी के लिए जो है। अब इसका जो है बस जो है एसी एक ही चलती है, एसी कम से कम 2 बस चलाई जाए, जिनमें से पब्लिक की कोई दिक्कत न हो। और धन्यवाद। बलरामपुर जिले का एकमात्र बस डिपो जिला मुख्यालय पर स्थित है। डिपो के बेड़ी में 2 दर्जन से अधिक जनरल बसें हैं, जो जिला मुख्यालय के प्रदेश मुख्यालय सहित कई शहरों को जोड़ती हैं। कोरोना के कारण ट्रेनों का संचालन कई महीनों से बंद है, जिसके कारण लोग चाहकर भी अच्छी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। हालांकि जिले की सड़कों की स्थिति अब सुधर चुकी है। सड़कों की हालत जब खराब थी तो एसी बसों के संचालन में समस्या आ रही थी। वहीं बलरामपुर दौरे में परिवहन मंत्री ने इस बात का जिक्र किया था कि सड़कों की स्थिति सही होने पर कई एसी बसों का संचालन कराया जाएगा, लेकिन अभी तक परिवहन मंत्री के आदेश का कोई असर नहीं दिख रहा। बलरामपुर डिपो से एसी बस सुबह 5:30 बजे लखनऊ होते हुए झांसी से निकलती है। उसके बाद दिन भर कोई भी एसी बस उपलब्ध नहीं है। लोगों की मांग है कि कम से कम प्रतिदिन 3 से 4 एसी बसों का संचालन कराया जाए। वातानुकूलित बसों की संख्या बढ़ाने के लिए लगातार प्रशासन से मांग की जा रही है।
जनपद बलरामपुर वैसे तो काफ़ी पिछड़ा हुआ जिला है। उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े 8 जनपदों में जनपद बलरामपुर एक है। इसे प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री द्वारा अति महत्वाकांक्षी जनपद की श्रेणी में रखा गया है और सरकार लगातार जिले के विकास के लिए प्रयास भी कर रही है। सड़कों का जाल हो या स्वास्थ्य सेवाएं हो या फिर यातायात की सेवाएं, सभी को सुदृढ़ बनाने का प्रयास लगातार चल रहा है और फिलहाल तो अभी संतोषजनक स्थिति दिख रही है। हालांकि पहले नहीं थी, क्योंकि रोडवेज स्टेशन एक नया प्रस्तावित हो, अभी बना नहीं है और बसों की साफ सफाई अच्छी की जाती है जैसा कि दिख रहा है, ताकि यात्रियों को स्वच्छ और क्लीन स्थिति में मिले। क्योंकि कोरोना काल चल रहा है तो स्वच्छता के आधार पर ही इस समय जोर भी दिया जा रहा है। बसों की जो सीटें हों साफ़ हों, अंदर से भी साफ़ हो, बाहर से भी स्वच्छता हो। इसके लिए यहाँ हम आज जानने का प्रयास करेंगे कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र कुमार पांडे। पांडे जी, जैसे बसों की साफ सफाई के लिए क्या व्यवस्था करते हैं आप? साहब, पहले तो हम अंदर से झाड़ू लगाते हैं बहुत साफ करके, उसके बाद एसी में पोछा मारते हैं पानी से, सूखा गीला कपड़ा करके, और शीशे भी साफ करते हैं, सीटियाँ भी साफ करते हैं। उसके बाद बाहर से अपने रूटर वेटर से जो मशीन लगी हुई है हमारी, उससे सफाई करते हैं, जो क्या जिससे कि हमारी गाड़ी साफ सुथरी जाए और पब्लिक हमें ये ना कहे कि हमारा काम गंदा हो रहा है यहाँ से बलरामपुर डिपो से। ये ऑटो मशीन लगी हुई है साफ करने के लिए, रोटावेटर। तो कितना देर में आप बस साफ कर देते हैं? साहब 10 मिनट लगती हैं केवल बाहर से। 10 मिनट में बस अच्छी तरह से स्वच्छ हो जाती है और जिससे यात्रियों की बैठने की स्थिति हो। आप भी यहाँ कार्यरत हैं, क्या नाम है आपका? जगदीश शर्मा। किस पद पर हैं आप? हम तो साफ सफाई में हैं। सफाई में तो बस स्वच्छ रहे और आपका एरिया भी क्लीन रहे, इसके लिए क्या करते हैं आप? ये साफ झाड़ू लगाते हैं, इसमें सफाई करते हैं, इसके अंदर शीशा साफ करते हैं, सीट साफ करते हैं और धुलाई करते हैं मशीन से और पाइप से। सर, आप क्योंकि यूनियन के प्रतिनिधि भी हैं, तो आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप रोडवेज स्टेशन नाम कमाएं और अच्छी सुविधा हो, यात्रियों को सुविधा मिले। तो क्या है अभी रोडवेज में क्या क्या समस्याएं रहे या क्या अभी तक है यहाँ पर? सर, मैं क्या बताऊं आपको, फिलहाल बलरामपुर में तो ढेर सारी समस्या थी, लेकिन अब हद तक बहुत बलरामपुर हमारा विकास के रास्ते पर है। जैसे बलरामपुर से बहराइच का रोड बन गया 1 नंबर, बलरामपुर से गोंडा का रोड बन गया, बलरामपुर से उतरौला का रोड बन गया, बलरामपुर से तुलसीपुर बढ़नी तक रोड बन गया। तो हमारी ये रोडवेज, मैं रोडवेज कर्मचारी हूँ, मैं कार्यशाला अध्यक्ष भी हूँ बलरामपुर डिपो का। तो कहने का मतलब रोडवेज की गाड़ी रोड पर ही चलेगी, रोड कंडीशन सही रहेगा तो सारी व्यवस्थाएं हम लोग पब्लिक के बीच में अच्छी तरीके से मुहैया करवा सकेंगे, माने पहुंचा सकेंगे। आपको थोड़ा सा एक खुशी देना चाहूँगा बलरामपुर ज़िले की तरफ से कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बलरामपुर एक ऐसा डिपो है अकेला जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आय देने वाला, सबसे ज़्यादा रुपया कमा करके देने वाला बलरामपुर डिपो है। ये कोरोना काल में? कोरोना काल के पहले और कोरोना काल में हम लोग सभी जितने हमारे रोडवेज कर्मचारी थे, जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार एवं मुख्यालय के निर्देशानुसार हम लोगों ने कोरोना काल में भी जो प्रवासी मजदूर बाहर से आए, हम लोग उनको यहाँ से बैठाए, सुरक्षा के साथ सैनिटाइज करके, गाड़ी धुलवा करके अच्छी तरीके से उनको उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचाए। जी बिल्कुल, आपका ये मानना है कि पूरे प्रदेश में अगर हमने आय के मामले में पहला स्थान प्राप्त किया है, सबसे अधिक आय दिया है रोडवेज को, तो निश्चित रूप से हम हर मामले में प्रथम स्थान पर रहें, चाहे स्वच्छता हो या अच्छे समय से संचालन हो, सभी मामले में 1 नंबर पर रहे। ये प्रयास रोडवेज कर्मियों का है और रोडवेज प्रबंधन का है। निश्चित रूप से ये प्रयास अगर है तो सफल भी होगा। कैमरा पर्सन जयप्रकाश के साथ अखिलेश्वर तिवारी, लाइव टुडे बलरामपुर। और इसी के साथ अर्बन अपडेट में बस इतना ही, दीजिए इजाजत।